याद करो, छोड़ दे इसको क्लास के बाद। नाउ कॉन्सेंट्रेट यार, इधर आ रही हो सामने। अच्छा ये भी ऑनलाइन क्यों? श्रीलंका का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आज। आहिल ऑनलाइन क्यों? रियो काम्या काम्या सिर दुख रहा है। हाँ सिर दुख रहा है। सिर दुख रहा है? अच्छा फिर क्लास में नहीं दुखेगा? मैं इतना चिल्लाती हूँ जब। तो बैठ जा क्लास में, कोई बात नहीं, बस कॉन्सेंट्रेट करना और मैच की तरफ मत देखना लव्या। मैं ना तुम्हारा माइक मैम ऑफ करवाती हूँ। मैम मैं तो घर पे ही नहीं हूँ, मैच नहीं देख पा रहा। घर पे नहीं हो? अच्छा, पढ़ाई कर पा रही हो, वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको ये प्रूव करना होता है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। क्लियर हो गया? इस केस में ये प्रूव करना है। ऐसे वाले क्वेश्चन पे ना, ये क्वेश्चन होता है जब आपने लैंप लगाया है, लैंप से एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है, देन यू फाइंड द हाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बन जाता है कि दो लैंप्स है और दो तरह से रिफ्लेक्शन आ रही है, यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्शन है, यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्शन है। इफ नॉट a question like this might come as a case study. ठीक है, इफ नॉट अ क्वेश्चन लाइक दिस might come as a case study. AB एक पर्सन की एक लैंप पोस्ट है, CD दूसरी लैंप पोस्ट है, बीच में एक बंदा खड़ा हुआ है PQ, a person is standing in between. दोनों तरफ से उस पर लाइट आई, रिफ्लेक्शन जो पड़ी है वो ऐसे इस तरह से प्लेसमेंट है कि दोनों लैंप पोस्ट के फुट पर रिफ्लेक्शन जा रही है उसकी। So you have to find the ratio of the two reflections. BQ और DQ की रेशियो निकालनी है कुछ इस तरह से। या जो ये टिपिकल क्वेश्चन है वो ये है कि 1/x, height of AB is given, height of CD is given, height of PQ is given. You have to prove 1/x, 1/y, 1/z. जहां पे आपको ट्राइंगल्स दिख जाए और आपको एंगल्स नहीं दिए हुए, राइट एंगल के अलावा, वो 30, 40, 60 कुछ नहीं दिया हुआ, मान लेना आपका सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन है। सर्कल भी कुछ नहीं है इसमें, कोई सर्कल भी ड्रॉ नहीं करोगे। सिमिलैरिटी में अगर या तो हम बीपीटी की बात करेंगे या विल टॉक अबाउट सिमिलर ट्रायंगल्स। तो कौन से ट्रायंगल्स इसमें सिमिलर हम प्रूव कर सकते हैं? ट्रायंगल ए, बी और डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी, क्यू एंड डी। ये तो आसान है सबको व्यू करना। ABD is similar to PQD. क्लियर है ना? इतना कैसे सिमिलर हुआ ये? 90 वाले एंगल, और दूसरा कौन सा एंगल कॉमन है कायशा? इन दो ट्रायंगल्स में कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल डी कॉमन दिख रहा है सबको? जिससे मैं सच में कहती हूँ कि इस BC को इरेज कर दो और उसके बाद इस फिगर को देखो, अब इसे इजी है देखना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, विल राइट द रेशियो ऑफ साइड्स। तो मैंने लिखा AB। एक बार तो ना, अब क्योंकि मैं इतनी समझदार नहीं हूँ कि मुझे ये चाहिए होगा वो नहीं चाहिए होगा, तो मैं ब्लाइंडली ना एक बार सारी साइड्स लिख लेती। मैं को नहीं BD लिखते, नहीं BD नहीं चाहिए था, वो कटिंग से बचने के लिए ना मैं तीनों साइड्स को एक बार लिख लेती हूँ। समझ में आया? लिखने का कोई नुकसान नहीं है, कहीं पहुंच रहे हो माइंड में कंफ्यूजन नहीं लेके आ रहे हो कि अच्छा ये लिखनी थी थी एम लिख ली, और लिख लिया तो फिर कट मत करो जब तक वो गलत नहीं लिखा हुआ। राइट, अब आपको पता है AB आपको दिया हुआ है, PQ इज डेड, BD देखो और QD, और जो AD और PD है ये तो हाइपोटेन्यूज बन रहे हैं, इसे हमने लेना ही नहीं है। ठीक है, अब कोई और सेट ऑफ ट्रायंगल्स जो सिमिलर है, जो आपने इस तरफ फ्लिप करके किया है, अब इधर तरफ से देखना शुरू कर दो। तो डू यू हैव ट्रायंगल CDB सिमिलर? किसको है राघव? CDB सिमिलर टू PQB। समझ में आ गया? कौन से दो एंगल्स है सानवी? हाँ, कौन से दो एंगल्स है इनमें सिमिलर कैरियर? एंगल्स कौन से बच्चे बताओ? हाँ, एक एंगल एक एंगल 90 वाला हो गया जो कि आपको दिख रहा है, ये D और ये Q, और ये एंगल B जो है वो कॉमन है। अब मैंने इसमें लिखा CD अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन BQ इज इक्वल टू BC अपॉन PB। BC अपॉन PB तो क्योंकि हाइपोटेन्यूज है मैंने उसे छोड़ दिया। अनदर रीजन, BD और QD दोनों BD का पार्ट है, दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे BD आ रहा है, यहाँ पे भी BD आ रहा है। ठीक हो गया? अब क्या करना होता है इसमें, जो ये बेस है ना, इसके दो हिस्से हुए हैं, एक पार्ट आप एक रेशो में यूज कर रहे हो, दूसरा पार्ट आप दूसरी रेशो में यूज कर रहे हो।
इसको मैंने एक को लिया b और दूसरे को लिया b, x y से अलावा कोई भी और वेरिएबल इनको अल्फा बीटा एनी नंबर यू गिव, x y z मत लेना बस, ठीक है। तो अब आपके दो रेशियोज बन क्या जाती हैं, तो ये ट्रायंगल का क्वेश्चन ही रहेगा, दिस विल बी अ क्वेश्चन ऑफ रेशियो। CD को हमने क्या लिया हुआ है y, PQ का क्या लिया हुआ है z, और BD कितना है BD a प्लस b, और BQ कितना हो जाएगा a। ऐसे ही यहां पर अगर हम सब करेंगे, BD कितना है a प्लस b, और QD कितना है, ठीक है। यहां पर आ जाओ इन दो चीजों पर, जिसे मैं रिफाइन करके अलग से अपने पास यहाँ लिखूंगी, y अपॉन z इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन a, x अपॉन z इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन b। अब ये दो रेशियोज है ना, इन दोनों को ऐड करना है, पर इस तरह से ऐड करेंगे तब फायदा होगा, या फिर इन्हें रेसिप्रोकल करके ऐड करें। रेसिप्रोकल का मतलब है, मैं इन्हीं को लिख रही हूँ z अपॉन y इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस b, और ऐसे लिख रही हूँ z अपॉन x इज इक्वल टू b अपॉन a प्लस b। इन दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड। इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो चलो एडिशन जैसे भी हो रही है, राइट हैंड साइड में जो आपने वेरिएबल्स लिखे हैं ना, वो जब ऐड होंगे तो राइट हैंड साइड क्या बनकर आ जाएगी 1। देखो कैसे, z प्लस वाई प्लस z अपॉन एक्स इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस b प्लस b अपॉन a प्लस b। आई फाइंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो लॉजिक यूज किया, दिमाग के सारे मतलब हमने तार खोले कि अच्छा इसको ऐसे ऐड करें, रट्टा नहीं मार रहे हैं, समझ कर एक चीज कर रहे हैं, और वो समझने से क्या होता है, आपका लॉजिक इंप्रूव होता है कि नहीं ऐसे नहीं ऐड करो, इनको रेसिप्रोकल करके ऐड कर लो, इट बी इजियर। और जो आपके वेरिएबल्स है ना, वो आपके फाइनल आंसर में कभी आने नहीं चाहिए। ए और बी आपने अपने आप डाला है, पी एंड क्यू लिख लिया, इसको ए बी लिख लिया, अल्फा बीटा लिखते, वो आपके अपने वेरिएबल्स थे, दे शुड नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर आंसर, दे शुड डिसअपियर फ्रॉम द फाइनल आंसर। समझ में आ गया? तो आपका ये राइट हैंड साइड तो a प्लस बी अपॉन a प्लस बी करके हो गया 1, इसको 0 कर देते हैं, कैंसिल हुआ है, फ्रैक्शन में 1 हो गया, तो ये बन गया z अपॉन y, z अपॉन x इज इक्वल टू 1। नाउ हाउ दिस z मूव्स, इस z को कॉमन लेकर इधर डिनोमिनेटर पे लेकर आ, एंड somehow I used to find this movement very interesting। ठीक है, एक और क्वेश्चन था राइट एंगल ट्रायंगल में, which I found very interesting। उसमें बहुत ही मतलब एक चीज थी, which I used to say कि इतने इजीली वो क्वेश्चन प्रूव होता है और हम सब सोचते रहते हैं इधर उधर। ठीक है, वो भी करवाती हूँ। राइट, जब पाइथागोरस थ्योरम थी, दैट क्वेश्चन वाज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। लिख लिया सबने? लिख लो एक बार सब, अब समझ में आ गया ध्यान से? ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन था, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये है ए यूनिट्स, दिस साइड इज सी यूनिट्स, एंड दिस इज बी यूनिट्स। जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ये P है। ठीक है, प्रूव दैट A into C is equal to B into P, AC is equal to B। वन स्टेप आंसर है। कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है? राइट एंगल में दो चीजें होती हैं, एक तो हाँ, और दूसरा उसका एक और चीज निकालनी सबसे आसान होती है, अगर साइड दी हो। और ऊंची बोल, एरिया है ना। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू सी, है ना। ये एक यूजुअल वे है जो हम एरिया निकालते हैं। क्या किसी और वे से इसका एरिया निकल सकता है? हाफ इंटू AC इंटू BD, कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑल्सो? AC इज द बेस, ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, सो कैन आई राइट हाफ इंटू B इंटू P,
ये भी एरिया दे रहे हैं और ये भी एरिया दे रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर दो, आ गया। दिस यूज्ड टू बी द प्रूफ, जिसमें हम पाइथागोरस पता नहीं क्या क्या लगाते थे और कहते थे सिमिलैरिटी ले लो, ये ले लो, और सब कुछ करके देखते थे और एंड में एक स्टेप का प्रूफ सिखाया गया था कि बेटा इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना है। समझ में आ गई बात? यार ये बेस और ये हाइट समझ में आ गया? हाँ, अब आपने डाउट्स बताओ। एक तो ना इन बच्चों का कल पेपर है, जो भी एग्जाम है, सिमिलर ट्रायंगल्स कर रहे हैं। ट्रायंगल्स में सबको डाउट्स है, आज ट्रायंगल्स डिवाइड कर लेते हैं ऑलमोस्ट सब, ठीक है ना? बुक के क्वेश्चंस करने हैं सारे। बुक में कोई डाउट्स है? बुक में तुम्हारे डाउट्स? उसको तो आता नहीं है। इसके बाद ना 4 बजे आना शुरू करो यहाँ पे, 4 सवा 4 बैठ के ट्रायंगल्स रिवाइज कर 2D। तुम तो 1 बजे आ जाते हो स्कूल से। हाँ 1:30 से उसके बाद क्या करते हो? सोना बनता है। इतना इतना टाइम की 4 बजे उठोगे? 3:30। हाँ फिर 4 बजे आ सकते हो ना। कौन सी? SSC। हाँ ट्रायंगल्स करना शुरू कर बच्चे। इनको 6 बजे लगता है इनका स्कूल। 6:30 पर तुम्हारी आई थिंक हाँ बस आ जाती है। One reason I never wanted my kids to be in BPS। मतलब 4 बजे उठना पड़े आपको, 5 बजे उठना पड़े, सोचो। And throughout from 6th to 10th बहुत मुश्किल है। चलो बच्चों निकालो, ये सब बातें चलती रहेंगी। तो सबसे पहले तो बता 6.2 क्वेश्चन नंबर 14। चलो ये करो सबसे 14th क्वेश्चन 6.3 का। इसमें लिखा है साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD। क्या ये क्या हो गया? अच्छा वो फिर आई थिंक ही इज लिसनिंग। ये एंड्रॉइड बेस है ना, इसलिए। इसका वो कहाँ है, रिमोट कहाँ है? हाँ हाँ तभी ना हो गया होगा। That's why. This is why we say technology is listening to us, right? Side AB, AC and median AD of triangle ABC, and that is the reason why my feed sometimes had questions। पता नहीं कहाँ से random questions होते हैं मैथ्स के। सच में अब समझ में आता है क्यों। Triangle AB, AC, medians AD of triangle ABC are respectively proportional। Proportional होता है कि जितनी रेशियो इनमें, मतलब ये नंबर्स आपस में सेम रेशियो दे रहे हैं, टू साइड्स PQ, PR and median PM of triangle PQR, so that triangle ABC is similar to triangle PQR। एग्जाम्पलर नहीं है बेटा, ये 14th क्वेश्चन है। 14th। हाँ एग्जाम्पल भी है ऐसा, पर ये एग्जाम्पल नहीं है। इसमें फर्क क्या है एग्जाम्पल से? वहां पे मीडियंस थे दोनों के, और मीडियंस आपको ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए थे। यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। वहां पे आपको ट्रायंगल सिमिलर देकर उन्होंने छोटे ट्रायंगल्स को कहा था सिमिलर प्रूव करो एंड देन टेक द साइड्स। पर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ रेशियो है मीडियंस की और साइड्स की, एंड नॉट एनी अदर ट्रायंगल। ठीक है, तो करना क्या है इसमें हमें? सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप ड्रॉ करोगे फिगर, इसके डायग्राम ड्रॉ करना। दिस इज ट्रायंगल ABC और ये मीडियन है A एंड AD, और दूसरा ट्रायंगल PQR और उसका मीडियन। PM ABC, PQR, AD एंड PM आर द मीडियन। हमें दिया हुआ है कि जो रेशियो है AB और PQ की,
वही रेशियो है AC और PR, और वही रेशियो है AD और PN। अब ये तीन रेशियोज के बेसिस पर नाउ आई नीड टू प्रूव ट्रायंगल ABC। हाँ बिस्ती, क्या कर रहे हो? कौन सा क्वेश्चन? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR को हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करना है इसी के बेसिस पर। अब इससे पहले जो क्वेश्चंस आ रहे थे ना, उसमें आपको जहां पर ये मीडियन जाकर ड्रॉप अपना फुट रख रहा है, अपना पैर जहां पे उसने रखा है ना, वो वाली साइड दी जाती थी। ठीक है ना? अगर मैं इस रेशियो में BC और QR लिख दूं, आपको बेनिफिट क्या देगी? BC का हाफ BD है, QR का हाफ QM है। आप अगर रेशियो में हाफ्स को रिप्लेस कर सकते हो, समझ में आ गया? आपने हाफ को रिप्लेस कर दिया तो वो आपके पास एक छोटा सा ये पोर्शन, ये भी प्रोपोर्शनल है, ये भी प्रोपोर्शनल है, और ये भी है। क्लियर हो गया? ऐसे से आपने छोटे वाले ट्रायंगल्स को कर दिया सिमिलर, और उसके बाद आपने ये एंगल ले लिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। क्या किया हमने? हमें जहां BC दे दी ना, वो कन्वीनियंट हो गया क्योंकि वहां पे मीडियन आ रहा है। मीडियन ने उसको हाफ कर दिया, हमने रेशियो में हाफ लिख लिया कि जो रेशियो 5 और 3 में है वही 2.5 और 1.5 में है। जो रेशियो 6 और 4 में है वही रेशियो 3 और 2 में है। इनके हाफ में भी वही रेशियो है। बात समझ में आ गई? तो उसके बाद हमने इससे ले लिया कि अगर ये तीनों छोटे वाले ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर हैं तो एंगल्स इक्वल आ गए, और उस इक्वल एंगल्स को लेकर मैंने बड़े वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर कर दिया ऐसे ऐसे। अब यहाँ मुश्किल क्या आ रही है? आपको BC ना देकर वो थर्ड साइड दे रहे हैं, जहां मीडियन जा रहा है वहां पर उसका कोई रोल ही नहीं है उस साइड का। अब इसके बेसिस पे नाउ आई नीड टू प्रूव द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो उसमें सबसे इजी जो हम काम करते हैं, D से पैरेलल ड्रॉ करो टू AC। तो मैंने यहाँ पे DE लिया, कंस्ट्रक्शन होगा DE पैरेलल AC, और यहाँ पर होगा MN पैरेलल PR। क्लियर हो गया? लिखो, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ DE पैरेलल AC, MN पैरेलल PR। हाँ जी आरुष लिखो। अब इसके बाद आपको यूज करना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये क्लास 9 का सबसे इजी वाला प्रूफ है क्योंकि इसमें ना बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर आता है। ठीक है? अब मैंने सामने अपने साथ में एक माइंड में रख लिया कि इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज होगा। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल ABC D is the midpoint of BC, DE is parallel to AC, so by converse of midpoint theorem, E is the midpoint of AB। और जो ये चीज यहाँ लिख रहे हो ना, सेम टू सेम यहाँ रिपीट करनी है। इन ट्रायंगल PQR M is the midpoint of, किसका मिडपॉइंट है? QR, and MN is parallel to PR by construction। तो जब आपने एक बार रीजन लिख लिया तो दोबारा से रिपीट नहीं करते, हम कहते हैं therefore N is the midpoint of PQ। समझ में आ गया? बस इतनी सी चीज लिखनी है, उसके बाद ना आपकी अंडरस्टैंडिंग है हम क्या क्या इसको लिखेंगे, कैसे कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है ना? ये आपने लिख लिया, बस इसको ये मिड पॉइंट प्रूव करना है, रेस्ट एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। लिख लिया इतना सबने? ये समझ में आ गया ना? इसके बाद अब क्या करना है? जो ये साइड BE है या AE है, इट हैज बिकम हाफ ऑफ AB। ठीक है ना? और यहाँ पर जो PN है, इट इज बिकम हाफ ऑफ PQ। क्लियर हो गया? या फिर 2AE इज इक्वल टू AB एंड 2PN इज इक्वल टू PQ। ये समझ में आ गया? DE AC को पैरेलल होगा, DE भी AC का हाफ होगा। मिड पॉइंट तो ये कहते हैं ना, D इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट,
DE is parallel to AC, DE is half of AC, समझ में आ गया ना? तो आपने लिख दिया 2DE is equal to AC, सिमिलरली करते हुए सारा कुछ लिख दोगे, 2MN is equal to PR। ये तो ये 4 रिजल्ट है जो मैंने मिड पॉइंट के बेसिस पर निकाल लिए, सिर्फ एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करके पैरेलल, और फिर मिड पॉइंट दूसरे वाले जहां पर हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, जहां जाकर वो टकरा गया, तो उस पॉइंट को हमने मिड पॉइंट प्रूव कर दिया, उससे ये 4 रिजल्ट हमने निकाल दिए। समझ में आ गई बात? ये क्यों किया, सब स्ट्रक्चर वे में हो गया। अब इससे क्या होगा, जहां ए बी लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख दूंगी, 2AE। जहां PQ लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे, 2PN। जहां AC लिखा हुआ है तो वहां पे क्या लिख दूंगी, 2 टाइम्स DE। और जहां पर PR लिखा हुआ है वहां पर आई राइट 2MN। समझ में आ गई इतनी बात? अभी ये सब क्यों किया, मुझे इन साइड्स को हाफ करना है सबको, और जो मीडियन है वो एज इट इज रहेगा, उसको हाफ नहीं करना, क्योंकि मीडियन का कोई मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ। इज इक्वल टू AD अपॉन PN। ये समझ में आ गया? ये 2 नंबर हमारे कैंसिल हो गया, सो AE अपॉन PN इज इक्वल टू DE अपॉन MN इज इक्वल टू AD अपॉन PN। कितना क्लियर है हमें? अब इससे क्या हुआ, आप कह रहे हो जो ये ट्रायंगल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये वाली साइड और ये, एंड ये जो हमने ली थी और ये आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल है। तीनों साइड्स की रेशो प्रोपोर्शनेटली सबकी सेम आ रही है, ठीक है? तो ये दो छोटे ट्रायंगल्स जो है वो क्या हो गए, AEDPNM सिमिलर हो गए। सिर्फ एक मिड पॉइंट लिया, दूसरे वाले पॉइंट को मिड पॉइंट प्रूव करके हमने साइड्स को हाफ कर दिया। AB PQ AC PR मीडियंस को छोड़ के बाकी सभी साइड्स को डबल करके लिख दिया, उनके हाफ वाले पोर्शन को लिखकर हमने अलग से छोटी रेशो फॉर्म कर ली, और उस रेशो को उस रेशो से मैंने प्रूव कर दिया दैट ट्रायंगल AED इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNM, और ये है SSS रूल, ऑल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ट्रिपल S रूल। अब इसका फायदा क्या होगा, यहाँ एंगल 1 और ये एंगल 2, मैंने कहा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब इतना करके आपने एक और चीज करनी है, यहाँ पर एंगल 2 लिखो, यहाँ पर एंगल यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे एंगल 4 लिख लो, कि जैसे हमने 1 और 2 को प्रूव किया है, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बात समझ में आया? सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इन दोनों को अब ऐड कर दो, तो आपके पास बन जाएगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। BAC और QPR आपस में क्या है, इक्वल। आपको AB और PQ, AC और PR की रेशो तो इक्वल गिवन थी, आपने इंक्लूडेड एंगल भी ले लिया, और उससे हमारे SAS से बड़े वाले ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। बात क्लियर हो गई? सिर्फ हमने क्या किया इसमें, वी ड्रू DE पैरेलल टू AC, MN पैरेलल टू PR, क्योंकि D मिड पॉइंट था, M मिड पॉइंट था, तो हमने प्रूव किया E और N भी मिड पॉइंट्स हैं। उन मिड पॉइंट्स को लेकर, मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके हम मिड पॉइंट्स को लेकर हमने जो हमारी रेशो में साइड्स गिवन थी उन सबको हाफ कर दिया, मीडियन के अलावा। छोटे वाले ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो गए, उनके एंगल्स इक्वल आ गए, इस तरह से उसके साथ वाला एंगल भी इक्वल आ जाएगा। मैंने ये नहीं कहा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, मैंने इसको बाइसेक्टर नहीं बनाया है, पहली बार मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। समझ में आ गई बात? ये अब इनको ऐड किया, दोनों एंगल्स इक्वल है, ऐसे आप ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हो। समझ में आ गया? कायशा ट्रायंगल सिमिलर कैसे होंगे, BAC और QPR कैसे सिमिलर प्रूव करोगे इसको? अब गौतम तुम बताओ। एंगल BAC और एंगल QPR इक्वल हो गए, यस।
साइड्स की रेशो बोलो। और ये कैसे इक्वल है? इसका रीजन क्या दोगे? ये तो आपने कहा क्या दिया, प्रूव्ड अबव, इतना हमने जब ताम झाम लगाया। हाँ जी, ये कैसे इक्वल है? ये क्या है? ये समझ में आ गया? सीखो गया? सो ऐसे ऐसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हाँ जी, अब बताओ आप। 6.3 सिक्स क्वेश्चन लिख लिया सबने? ये आ जाओ, 6 क्वेश्चन 6.3 का। triangle ABE is congruent जहां पे कॉन्ग्रुएंसी दे दी ना, वहां पे आप साइड्स को तो यूज नहीं करोगे, बट यू यूज द एंगल्स, ठीक है। और प्लस उसने कहा है ADE, इस वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले को सिमिलर प्रूफ कर। देखिए इसके नाम से देख क्या है। अब कॉन्ग्रुएंस में या तो एंगल्स इक्वल लेंगे या साइड्स, ठीक है ना। जब मुझे जिनको सिमिलर प्रूफ करना है उनमें क्या क्या चीज है, ये है और एक ये। तो इनमें सबसे पहली चीज तो मैं क्या ले सकती हूँ दोनों में? एंगल ए इज कॉमन। जिनको सिमिलर प्रूव करना है ना, एंगल ए कॉमन। अब इसको रट्टा मारना है, प्रूफ तो हम एक बार लिख चुके हैं, अब रट्टा मारना है, इसे याद कैसे करेंगे? तो पूरी स्टोरी देखो इसकी क्या चलती है कि मुझे इनको प्रूव करना है, तो इनमें एंगल ए तो कॉमन है, और कोई एंगल दिया नहीं हुआ, तो मुझे दिया हुआ है ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, या तो उनके एंगल्स लो या फिर उनकी साइड। अब जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिया ना, देखो अब उनको समझना। ए बी ई, ये देखो ये पूरा, ये दो एरोप्लेन का जैसे होता है ना, एयरप्लेन का पूरा एक दो उसका आगे वाला वो मुंह सा बन रहा है, राइट, और एक दूसरा वाला ये। तो कोई एंगल तो इस ट्राइंगल के साथ कॉमन आ नहीं रहा अपार्ट फ्रॉम एंगल ए। तो मैं क्या करती हूँ, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए ई इज इक्वल टू ए डी, और बीई का तो कोई खास रोल नहीं है, आई इग्नोर इट। अब मुझे अपना एक्सपीरियंस पता है कि बीडी और सीडी, बीई और सीडी कहीं काम नहीं आएंगी। ये मैंने यहाँ पे सीपीसीटी लगाया, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ए बी और ए डी इकट्ठे होने चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए डी इज इक्वल टू ए बी। जहां ए बी है वहां ए डी रख लिया। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, ए ई इसके साथ आया, लेकिन अगर मुझे यूज करना है सिमिलैरिटी में, तो ए बी एंड ए डी शुड बी टुगेदर। कैन आई डिवाइड दीज टू? ठीक है। अच्छा, ये समझ नहीं आता ना अगर, तो इसको एक करने का और भी वे है, पर बात वही आ जाती है। आई विल राइट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1। ऐसे ही ए डी अपॉन ए ई इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ए बी न्यूमरेटर में रखा है, ए डी शुड ऑल्सो बी इन द न्यूमरेटर। इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है, बिकॉज दोनों रेशियोज 1 के इक्वल है। अब क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई या ए बी और ए ई की पोजिशन को शिफ्ट कर दिया। ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। अब लग जाएगा एस एस रूल। ये वाली साइड और ये बड़ी वाली, ये वाली साइड और ये बड़ी वाली, ठीक है, एंड कॉमन एंगल। क्लियर हो गया इतना? चलो और बताओ, लिखा है ये? दो नंबर्स इक्वल है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। 6 और 6 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? दो साइड्स का इक्वल होने का मतलब क्या है? ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है, मतलब उनका मेजर सेम है, उनकी लेंथ सेम है। प्लस का प्लस था। उससे प्रूव होता है, दिखा।
2ab लिखा है, 2 cos थीटा sin थीटा लिखा। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। दिमाग बहुत है, पढ़ाई में नहीं लगा रहा, प्रैक्टिस नहीं करता। मैथ्स प्रैक्टिस कर, ये सारे टेक्निक्स अपने आप आ जाएंगे। मुझे सिखाएगा मैम ऐसे कर ले, इसको ऐसे कर ले, है ना। पढ़ ले, घर जाके प्रैक्टिस किया करो, तो ना यहाँ बैठ कर लिया करो 1 घंटा बाद में। हाँ, मुझे पता है। जल्दी आ जाया करो, 4 बजे आ जाओ, सब बच्चे भी होते हैं यहाँ पे। हो गया बताइए। एग्जाम्पल 7, चलो भी निकालो बुक में एग्जाम्पल 7, सब सॉल्व करो साथ साथ। एग्जाम्पल 7 नहीं हुआ? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 7 मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। तू फोन क्यों करे थे? फोन क्यों करे थे? अच्छा, कौन सा? अच्छा, सारा कर लिया। आधा घंटा 1 घंटा रुक जा, फिर मैं बैठ जाती हूँ तेरे साथ। 7 o'clock तक जो मर्जी कर। 7 o'clock, 7:30। हाँ, 7 o'clock, 6:30, आधा घंटा मुझे भी चाहिए उसके बाद। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of lamppost। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, ठीक है। और अब ना अपने सैम्पल पेपर को उठाओ जो सीबीएसई ने इशू किया हुआ है। जितना सिलेबस सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी सारा सिलेबस ना, जो क्वेश्चंस है कोशिश करो कितने सॉल्व होते हैं। एमसीक्यूज करके देखना सिर्फ उसके। समझ में आ गया? A girl of height 90 is walking away from the base of a lamppost। Let me say that girl is here. Walking away, तो पहले यहाँ खड़ी थी, अब थोड़ा दूर गई, ठीक है, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में वो 1.2 मीटर आगे बढ़ गई। If the lamp is 3.6 meters above the ground, find the length of a shadow। अब shadow कैसे पढ़ते हैं साइंस के स्टूडेंट्स हो? यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी, रे इसको ऐसे, इसके ऊपर से जाएगी, है ना, इस तरह से जाता है ना, और ये जो हमने ग्राउंड को आगे एक्सटेंड किया। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ शैडो। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस शैडो। समझ में आ गया इतना? तो जो शैडो है उसको हम एक इमेजिनरी लाइन के साथ उनके टॉप्स को, उनके जो टॉप मोस्ट पॉइंट्स होते हैं ना, इमेजिनरी लाइन के साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज हाउ वी फाइंड हाइट ऑफ माउंटेन्स। या फिर आप किसी चीज पर टारगेट करते हो तो आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हो। क्लियर हो गया? जो आर्चरी होती है या जब भी बिलियर्ड्स होता है या जो भी पूल खेलते हैं तो वो इमेजिनरी लाइंस ट्रेन करते हैं आइस के साथ से। ड्रॉ दिस लाइन, तो ये हमने लाइन ड्रॉ की एज अ पिक्चर, इसको ऐसे शो किया गया, ठीक है ना। अब इसमें लैम्प पोस्ट भी परपेंडिकुलर होगा अंटिल अदरवाइज मेंशन्ड। आपके लिए वो परपेंडिकुलर ही होगा, आउट ऑफ सिलेबस है, दूसरा वाला एंगल तो ही लेना। वी ऑल्सो वॉक परपेंडिकुलर, a human being also walks perpendicular to the ground, right? तो अब उसने कहा है 1.2 मीटर। सो आई कैन सी ट्राइंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर, है ना। और दूसरी चीज जो है, यहाँ पर कोई एंगल मेंशन नहीं किया होगा, कोई शैडो है कि सन का एलिवेशन हो रहा है, वैसा कुछ नहीं दिया होगा। अगर तो आपसे यहाँ पे ये एंगल पूछा जाएगा, मतलब आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, ठीक है। और वो कैसे यूज करोगे? आपको दो लेंस को देखकर साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा वो सब निकालना होगा, राइट। अब मुझे दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकंड्स के बाद उसकी शैडो निकालो। तो इन दो चीजों को, जहां पे यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है और ये सेकंड दिया हुआ है, इन दो चीजों को मैं कहां से कैसे यूज करूंगी? ठीक है ना। तो दिस इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.2 इंटू 4, 4.8 मीटर। अब ये 4.8 इस पूरी फिगर में, इस पूरे डायग्राम में कौन सी लेंथ है? क्लियर हो गया? डीडी लेंथ है 4.8 मीटर यहाँ पर, ठीक है।
तो उसने मुझसे कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो, सो इफ आई हैव द लेंथ ऑफ DE आई कैन फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो। तो इसमें दो चीजें, या तो सिमिलर ट्रायंगल किया या BPT लगा लो। Similarity would be better because BPT talks of these two parts जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट ही नहीं है। So I'll take triangle EDC is similar to triangle EBA. Triangle EDC similar to triangle EBA. Why? एंगल ही दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब एंगल्स के बारे में हमें कुछ नहीं पूछा हुआ। सिमिलैरिटी हमने अगर एंगल्स को लेकर प्रूव किया तो हम यूज करेंगे फर्दर साइड्स। तो ED अपॉन BC नहीं, ED अपॉन EB इज इक्वल टू CD अपॉन AB। एक ना एट्थ में आपने रेशियोज वाला कुछ किया था, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है। एक बार बच्चे ने कहा था मैम जो इसकी इन दोनों की हाइट्स की रेशियो होगी इनकी शैडोज की रेशियो भी वही होगी। ये लैम्प पोस्ट की ये शैडो है, गर्ल की ये शैडो है, तो उसने कहा था मैम तो डायरेक्टली निकलता है आंसर। बिल्कुल यूज कर सकते हो अगर ये MCQ में आए। समझ में आ गया? ट्रायंगल्स में हमने ये रेशियो ले ली, ED इज X, EB कितना हो जाएगा X प्लस 4.8, CD कितना है 90 सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे 0.9, और AB कितना है 3.6। समझ में आ गया? डिस्टेंस लेना है, स्पीड से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 4.8 मीटर। इस डिस्टेंस को देखो कौन सी लेंथ में फिट करना है, दैट इज BD, और फिर सिमिलर ट्रायंगल्स लेके वी प्रूव। So length of shadow BE will be 4.8 plus 1. हाँ, length of shadow is 1. Length of shadow of lamp post अगर कहा जाए है ना, हाँ 3.6. Length of shadow is X 1.6 meter. बस, और कोई डाउट नहीं? क्यों? इसके बाद अभी टाइम थोड़ी ना होगा, टाइम खड़ा होगा। और डाउट है? हो गया सारा बुक? और कौन से चैप्टर थे आपके? 7th और 9th एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन भी करवा देती हूँ। क्लास में क्वेश्चन करवा रही हूँ, 2 ही होंगे अभी। अभी क्वेश्चन लिख पाऊंगी और फिर जाएगा स्क्रिप्टिंग तक, तो बैठ जाओ। नहीं हुआ? हाँ, चुपचाप से बैठ जाओ। मैं तो प्यार से बोलती हूँ, बैठ जाओ चुपचाप से, ठीक है? थैंक यू। मैंने आपको कल स्पीड वाला क्वेश्चन करवाया था ना, एरोप्लेन वाला। हाँ, क्यों? परसों है ना? पता क्या है, समटाइम्स ऐसे टीचर्स ऐसी बुरी नहीं होती है, आप लोग तंग करते हो फालतू। आप फालतू में जो पोकिंग करते हो, परसों करवाया था ना, है ना, प्रीवियस क्लास में, जो पिछली वाली क्लास थी। अब ठीक है? हाँ। जितना टेक्निकली करेक्ट मुझे करते हो ना, उतना टेक्निकली करेक्ट खुद भी हुआ करो। टाइम 5:15 होता है, 5:15 should be here. The angle of elevation of an aeroplane. अब ये स्पीड वाले सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ क्योंकि मानकर चल सकते हैं कि एक क्वेश्चन आएगा। मैं पेपर का पैटर्न देख रही थी, उसमें एक केस स्टडी AP की थी, एक केस स्टडी कोऑर्डिनेट की, और एक केस स्टडी ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन की। ठीक है? The angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 30 seconds, after a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to
60 degrees, sorry 30 degrees, changes to 30 degrees. If the aeroplane is flying at a constant height of, is flying at a constant height of 3000√3 meters, find the speed of aeroplane in kilometers per hour. सब में डायग्राम, अब ये बर्ड वाला क्वेश्चन होता है जो केस स्टडी पेपर में आई हुई है आपके सैंपल पेपर में, वो या ये वाला क्वेश्चन है, इन सब में एक ही चीज कांस्टेंट है कि डायग्राम सबका सेम बनेगा। ठीक है, सो ट्राई एंड फॉर्म द डायग्राम, बनाओ। करना ही पड़ेगा मुझे। जब किलोमीटर पर आवर पूछा हुआ है ना फाइनल, तब तो आज में करोगे, लेकिन अभी 30 सेकेंड है तो वो बाद में यूज करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे, तो फिर आज में कन्वर्ट करो। 1 hour has how many seconds? 3600। हाँ, तो फिर उसके साथ यूज कर बात है, ठीक है। 30.3600, हाँ वो आज हो गया। आहिल इज प्रेजेंट, आहिल, लव्या, गौतम, ज्योति, नव्या, सानवी, विस्नीत, आयशा, दर्पण, कबीर, रेयांश, आरुष, ईश्वी, सिंजन, गुरलीन, राघव, सब आए। इसके फिर से स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, डायग्राम बना लिया? नहीं, क्यों क्यों नहीं समझ में आया? लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, परसों का याद था, है ना, कल ब्रेक लिया वो याद था। क्या गलत? इस पे डायग्राम बना, इसको बन गया। आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं हुआ है, एरोप्लेन चेंज हुआ है, तुम वहीं के वहीं खड़े हो। ऑलमोस्ट सेम है, पर तुम वहीं के वहीं खड़े हो, उस पॉइंट को मूव करोगे आप, 2 हाइट्स क्रिएट करोगे। ग्राउंड लेवल देखो, आपने एक पॉइंट पर एरोप्लेन देखा, ऑब्जर्व किया, और तब एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। आप मूव करके आगे नहीं गए हो या पीछे नहीं गए हो, एरोप्लेन मूव करके आगे गया। कांस्टेंट हाइट थी, एलिवेशन नहीं थी उसकी, असेंडिंग नहीं थी एरोप्लेन की, ठीक है। और वो तब यहां से ऐसे, उसके बाद उसको देखा, then the angle of elevation becomes 30 डिग्री। और जो ये मूवमेंट है फ्रॉम ए टू बी, इट हैज टेकन 30 सेकेंड। तो जब मुझे स्पीड निकालनी है तो मुझे ए बी का डिस्टेंस चाहिए। अब अगर ये डायग्राम ड्रॉ नहीं हुआ था तो सच में सोचो अपने आप से, डायग्राम क्यों ड्रॉ नहीं हुआ? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है। आफ्टर मूविंग 20 किलोमीटर टुवर्ड्स या 2 मीटर टुवर्ड्स द एरोप्लेन, नाउ द एंगल ऑफ, तुम भागकर उसके पास गए और तुम तब उसको देख रहे हो, वो नहीं कहा हुआ। आप वहीं पे खड़े हो, एरोप्लेन चल रहा था और वो मूव किया 20 सेकेंड, देन यू ऑब्जर्व अगेन एट ए 30 डिग्री। समझ में आई बात ये? हाँ, पर बीई को ज्वाइन करना, क्योंकि आपको डिस्टेंस बीई निकालना है, ठीक है। तो दिस इज ए बी सी डी एंड ई, ये आ गया। अब जो एंगल्स आपको दिए होते हैं ना, जैसे यहाँ पर पूरा एंगल ए ई डी, वही ट्राइंगल लेना होता है। एंगल 60 डिग्री लिया ना, तो ए ई डी हमने लिया, और एक हमें दिया हुआ है एंगल बीई सी,
तो ट्रायंगल बीईसी, इन दोनों में साइड्स की रेशो निकालोगे। एम आपके पास है कि AB की लेंथ निकालनी है, तो जो AB की लेंथ होगी वही लेंथ होगी CD की, ठीक है। सो दिस हाइट इज हाउ मच, 3000 रूट। तो कुछ नहीं हमें सोचना होता है, जो हाइट होगी वो कांस्टेंट है, नहीं होगी तो वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, तो आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। कर लिया होगा क्या है स्पीड, हाँ स्पीड नहीं आई था, है ना। ये क्लियर हो गया बच्चे। अब इसके बाद हमने डीई की लेंथ कितनी आती है, ठीक है। डीई अपॉन एडी, एडी अपॉन डीई tan 60 होगा, डीई अपॉन एडी tan 60 डिग्री होगा, एडी अपॉन डीई, ठीक है। तो एडी को लिया 3000 √3 अपॉन डीई, tan 60 भी √3 हो गया, ये कैंसिल हो गया, डीई की लेंथ आ गई 3000, ठीक है। अब मैं ईसी की लेंथ निकालूंगी, तो आई राइट बीसी अपॉन ईसी tan 30 जो होता है 1/√3, बीसी दिया हुआ है 3000 √3, ईसी की लेंथ निकालनी है 1/√3, तो मेरे पास ईसी आ जाएगा 9000। So the plane covers a distance of 6000 meters. In how many seconds? क्लियर हो गया। अब किलोमीटर पर आवर में स्पीड को चेंज करना है, 200 मीटर पर सेकेंड। स्पीड होता है द फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मैं फॉर्मूलाज को रट्टा नहीं मार सकती, सीरियसली कह रही हूँ, बिकॉज आई गेट कंफ्यूज। पेपर में जब बैठूंगी ना, जब टेंशन होगी दिमाग में, ये था या वो था, वो समझ नहीं आता, तो उसके लिए मैं क्या करती थी, 6000 दिस इज किलोमीटर, 6000 मीटर, टाइम है 30 सेकेंड, ये आपकी स्पीड निकल आई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज करना है, सेकेंड्स को आवर्स में चेंज करना है, राइट। किलोमीटर मीटर्स को किलोमीटर्स में चेंज करोगे तो हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 1000, ये किलोमीटर हो गया। अब आ जाओ इन द डिनोमिनेटर, 30 सेकेंड्स है, किससे डिवाइड करोगे, मतलब इस फ्रैक्शन को, कैलकुलेशंस को ठीक से सॉल्व करना अगर आता हो, 720 बच्चे, 720 किलोमीटर पर आवर, नहीं लगा, गलत कर, 720 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, स्पंज इंपॉर्टेंट, ये करके जाना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हो गया ये, स्पीड समझ में आगे नहीं निकालनी है। हाँ। मीटर पर सेकंड को चेंज करोगे किलोमीटर में तो 18/5 होगा, ठीक है ना, 18/5 होगा। अगर 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा वो सोच लेना, मतलब उसके बाद भी अगर मुझे फॉर्मूला रखना हो तो मुझे ऐसे याद करना है, इट इज 5/18 मीटर पर सेकंड, दिस इज द फैक्टर। कोई याद कर सकता है, इसको फर्दर यूज कर सकता है तो कर लो, ठीक है। अब लिखो, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन जो है ये होता है कल टेस्ट में तुम्हारे आ जाए। एंड इनका, हाँ, एन एयरप्लेन व्हेन फ्लाइंग, कल आपका इस हफ्ते कोई टेस्ट नहीं ले रही हूँ, ठीक है, प्री दिवाली आपको थोड़ी सी खुशी दे रहे हैं, पर आई वांट टू फिनिश योर सिलेबस, तो संडे को क्लास होगी, राइट। उसके बाद एक बार सिलेबस फिनिश करेंगे 10th ऑफ नवंबर तक, एंड देन कांस्टेंट फिर टेस्ट है, हफ्ते में 2 बार होंगे। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ
3125 meters from the ground passes vertically below another plane. अब जो मैंने यहाँ पे below लिखा है ना, ये above भी आ सकता है, तो ये आपको accordingly देखना है. ठीक है, दो क्वेश्चंस बन जाते हैं. अभी below वाला ही करवा रही हूँ. Below another plane at an instant when the angles of elevation of the two planes from same point on the ground are 30 and 60 respectively. So they say find the distance between the two planes at that instant. इस particular instant पर distance between two planes हमें निकालना है. फिगर ड्रॉ करो इसकी. बिना सोचे समझे. बिना सोचे समझे क्वेश्चन पढ़ो. पहले फिगर बनाओ. An airplane is flying at a constant height of 3125 from the ground. तो आप ग्राउंड पे खड़े हो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है. An airplane is flying at a height of 3125. ठीक है, तो जब आपने ऑब्जर्व किया, इट passes vertically below another airplane. तो अगर ये A एयरप्लेन था, दूसरा B है, तो where should it come? ये वाला एयरप्लेन जो हमने पहले वाला एयरप्लेन देखा था, वो ऊपर है या नीचे है? नीचे है. तो दूसरा वाला प्लेन बिल्कुल वर्टिकली अबव यहाँ पर होगा B. तुमने ये फ्लैट क्यों दिया हुआ? वहां पे मत बनाओ, सच में कह रही हूँ. फ्रॉम द डिस्टेंस वो ऐसे लग रहा था, तुमने इसको ऐसे बनाया होगा. ठीक है, ड्राइंग मत करो बच्चे, ये मैथ्स पेपर है आपका, आज का पेपर नहीं है. ठीक है, जिसमें आप फाइन आर्ट्स की ड्राइंग करोगे. ठीक है ना, फोकस ऑन द डिटेल्स जो तुम्हारे लिए रिक्वायरमेंट्स है, बाकी सब फालतू की चीजें. समझ में आ गया? दिस इज पॉइंट ए दिया हुआ है ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट. नहीं, दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. और कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को अगर चेंज करना है, मैंने आपको ये बिलो वाला करवा दिया कि पहले वाला प्लेन नीचे है, आपको होता है कि जो प्लेन है वो ऊपर है, तो आपको बी को नीचे लेके आना होगा. ठीक है, तो दिस इज 3125, दिस इज एच. यहाँ पर हाइट्स ऐड होंगी, वहां पर आपने सब्ट्रैक्ट करना है. ये वाला एंगल अब मैं कुछ नहीं सोचती, दो एंगल्स देखिए 30 एंड 60. ऑफ कोर्स जो बड़े वाला है वो 60 होगा, छोटे वाला क्या होगा? 30. अब मैं ये देखूंगी, अच्छा पहले वाले के साथ 30 बना, दूसरे का 60 बनना ही ऐसे है. यू कैन नॉट टेक इट अदरवाइज. क्वेश्चन गलत होगा, आंसर नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा. और जब आंसर ऐसे नेगेटिव आ जाए, मतलब एंगल डिफरेंट लिए हैं हमने. अब दो ट्रायंगल्स देखिए कौन से बनते हैं. ठीक है, कौन सा? डिस्टेंस बिटवीन द टू. ठीक है, तो बी ए, यहाँ से मैंने सी ले लिया. ट्रायंगल कौन सा लोगे? एक होगा ट्रायंगल पीसीबी और एक ट्रायंगल होगा पीसीए. फिर आप एंगल्स देखा करो. इस एंगल्स की आर्म्स के साथ दो ट्रायंगल्स बनेंगे, आपने उन दोनों में टैन रेशियो निकालनी है. जब भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पूछा जाएगा, तो साइन और कॉस कब लगेगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, 95%, आई से 99% आपका टैन रेशियो ही यूज होता है. और मैं टैन को कॉट भी नहीं करती हूँ, बिकॉज देयर आर सम टीचर्स दे से कि नहीं, आपने जो चीज निकालनी होती है ना, टेक इट इन द न्यूमरेटर. और आई फाइंड दैट कंफ्यूजिंग, क्योंकि कॉट और टैन में ना फिर रेशियोज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं.
तो मैंने यहाँ पे PCB ट्राइंगल लिया, तो मैं लूंगी यहाँ से BC अपॉन PC इज इक्वल टू tan 60। BC है 3125 प्लस H और PC tan 60 हो गया √3। दूसरे वाले ट्राइंगल में क्या आएगा, 3125 बाय PC इज इक्वल टू 1/√3। तो CP की लेंथ आपके पास आ गई 3125 √3। यहाँ पे पुट करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 6256। क्लियर हो गया ये? ठीक है, जाओ। और टाइम